भाई आज के बाद रोनाल्डो को कोई बंदा सेल्फिश ना बोले, ठीक है भाई। इस परफॉर्मेंस के बाद, आज के बाद कोई बंदा रोनाल्डो को सेल्फिश ना बोले, और मैं किसी को सेल्फिश बोलता हुआ ना सुनूं भाई। बगैर वक्त की हम बात करते हैं तुर्की वर्सेस पुर्तगाल के मैच की। भाई एक तरह से ये रोनाल्डो का मास्टर क्लास था। 39 साल की उम्र में ऐसी परफॉर्मेंस देना, हैट्स ऑफ हुई भाई, लिटरली बहुत मजा आया तुम्हारी गेम देख के। लेकिन भाई एक मसला है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन प्लेयर्स इन पुर्तगाल ड्रेसिंग रूम भाई। मुझे नहीं समझ आती कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस, जॉ कैंसेलो, इनकी रोनाल्डो से कोई वैर है या कोई दुश्मनी है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन किसी वजह से, किसी बेस पे ये रोनाल्डो को पास नहीं करते। और नहीं, एक चीज देखो ना कि भाई अगर जैसे अर्जेंटीना ने पूरी टीम बिल्ड की हुई है मेसी के इर्द गिर्द, हर बंदा मेसी के लिए जान दे रहा है, भाग रहा है, ठीक है, लड़ रहा है, मर रहा है, पिट रहा है। लेकिन अगर वही चीज हम देखें पुर्तगाल में रोनाल्डो की तरफ, लेकिन ऐसी कोई चीज ही नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई इतने डिफरेंसेस, इतने इतने फासले कैसे आ गए भाई। कोई इन इन फासलों के लिए कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। या तो कैप्टनसी इश्यूज हैं कि भाई ब्रूनो और रोनाल्डो के दरमियान होंगे, आई डोंट नो कि भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ पुर्तगाल को जल्द से जल्द सॉल्व करने की जरूरत है, वरना ये यूरोज में आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा इस तरह। चलिए अगर हम अब मैच की बात करें तो मैच की शुरुआत हुई, तुर्की ने पुर्तगाल पे प्रेशर डाला, पुर्तगाल को अंडर प्रेशर रखा, उनके हर अटैक को क्लियर करते रहे, क्लियरेंस होती रही, क्लियरेंस मिलती रही उनको, अच्छा डिफेंड किया उन्होंने। लेकिन शुरू के 15-20 मिनट ये चीज़ देखने को मिली है, 15-20 मिनट के बाद ये चीज़ बिल्कुल ही गायब हो गई है। मुझे ये समझ नहीं है कि तुर्की की कोच ने आर्दा गुलर को बेंच पे क्यों बिठाया। पहले मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आर्दा गुलर डिजर्व्स टू बी इन स्टार्टिंग 11, ठीक है, सिंपल एज दैट, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ये वो फलाना ढिमकाना। आर्दा गुलर को स्टार्टिंग लाइनअप में होना चाहिए था, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इस मैच में बहुत जरूरी थी, बहुत ज्यादा थी। अगर तुम लोग देखो, मिडफील्ड एक तरह से खाली थी आर्दा गुलर की एब्सेंस में। आर्दा गुलर जब तक बेंच में था, मिडफील्ड एक तरीके से बिल्कुल खाली थी। और चलो ठीक है, ये आर्दा गुलर वाली बात एक साइड में हम करते हैं, नहीं खिलाया उसने 15-20 मिनट तक, शुरू किया, अच्छा खेल लिया तुर्की ने। लेकिन जब पहला गोल हुआ है पुर्तगाल का कॉर्नर से, रोनाल्डो से हुआ, बर्नार्डो सिल्वा के पास बॉल आई, स्मैश किया उसने, ठीक है, गोल, बहुत अच्छा गोल, नो डाउट। लेकिन उसके बाद जो दूसरा गोल हुआ है, वो तुर्की का कितना कितना अनकाना गोल था भाई। इससे 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 बुरा ऑन गोल मैंने आज तक नहीं देखा, लिटरली भाई। इससे बुरा ऑन गोल मैं कहता हूँ, कम से कम कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए ना भाई। कीपर कीपर भाग के आगे आ रहा है, डिफेंडर ने बॉल छोड़ दिया, कम से कम डिफेंडर और गोलकीपर के दरमियान कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए ना भाई, कि मैं आगे आ रहा हूँ, कुछ और इस तरह बात तो होनी चाहिए ना। कम से कम जब कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन रहेगी दोनों में, तभी तो भाई ये जो एरर्स होते हैं, डिफेंसिव एरर्स होते हैं, वो खत्म होंगे। जैसे ही दूसरा गोल हुआ, उसके बाद तुर्की ने, मतलब उस टाइम अपनी गेम तुर्की ने छोड़ दी, उसने सोचा है कि हम गेम हार गए। उसके बाद पुर्तगाल ने एक के बाद एक अटैक किया और पूरी तरीके से कोशिश की है कि जो स्कोर लाइन है वो 3-0 से ऊपर रहे। लेकिन जो एंडिंग स्कोर लाइन 3-0 थी, लास्ट गोल हुआ, उसकी बेस पे भी कोई खास डिफेंडिंग तुर्की की तरफ से नजर नहीं आई मुझे। और जैसे मैंने अभी बताया कि तुर्की ने मैच अपने हाथ से दिया है भाई। वो पहले पहले गोल के बाद उसने फिर जान मारी है थोड़ी बहुत। लेकिन जैसे ही दूसरा गोल हुआ है, वो अहमकाना गोल, वो मोस्ट सीरियस गोल, ठीक है, इतना इतना बुरा ऑन गोल मैंने आज तक नहीं देखा भाई। उसके बाद तो भाई तुर्की ने गेम छोड़ दिया भाई। उसके बाद आर्दा गुलर आया है, ठीक है, आर्दा गुलर के आने से फायदा नहीं हुआ। वो मैच अगर देखा जाए ना, तो मैं ब्लेम करूंगा कोच को, कि भाई कि उसने अपनी स्टार्टिंग लाइनअप में इतना बड़ा ब्लडर क्यों मारा है। अगर उसके पास कोई सॉलिड रीजन है तो आई गेस वो ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड रीजन के बगैर किसी और बेस पे आर्दा गुलर को उसने बेंच पे रखा है, और स्टार्टिंग लाइनअप में उसने आर्दा गुलर को स्टार्ट नहीं करवाया, तो इट्स अ बिग शेम कि भाई इतने बड़े मैच में आर्दा गुलर बेंच पे है। और वो अगर कहा जाए तो 60 मिनट में आ रहा है कि 65 मिनट में आ रहा है, और तब तक गेम आधी डिसाइड हो चुकी थी। खैर, रोनाल्डो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया है, पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गई है। पुर्तगाल नीड्स टू सॉल्व देयर इशू कि भाई जो इनके ड्रेसिंग रूम में इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है भाई। पुर्तगाल को, जब तक पुर्तगाल वो इश्यूज सॉल्व करेगी, उनके लिए आसानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो कल रात को मैच था बेल्जियम का। बेल्जियम वो मैच जीती है 2-0 से। केविन डी ब्रुयन का मास्टर क्लास, ठीक है। लुकाकू अगेन ऑफसाइड गोल से मारा है, अगेन अनलकी, अनलकी कह लो, लेकिन लुकाकू हैव टू स्टेप अप इन द अदर राउंड इफ बेल्जियम वेंट थ्रू। क्योंकि भाई इस टाइम पे इस ग्रुप में हर टीम के 2-2 गोल हैं, हर टीम के इस टाइम पे
2-2 गोल्स हैं और ये एक तरह से ग्रुप ऑफ डेथ बन चुका है। वैसे ग्रुप ऑफ डेथ तो स्पेन इटली वाला था, लेकिन जो इस टाइम पे कंडीशन बन चुकी है, वो अगर किसी टीम भी कोई टीम भी स्लिप हुई, थोड़ी सी भी स्लिप हुई, तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हर टीम के 2-2 पॉइंट्स हैं और वो जस्ट गोल डिफरेंस की बेस पे ऊपर नीचे हैं। तो अब इसका पता लगेगा 3 दिन के बाद, क्योंकि बेल्जियम का मैच है वो भी 3 दिन के बाद है, जो स्लोवेनिया का मैच है वो भी 3 दिन के बाद है। तो वी विल सी कि भाई उस टाइम क्या होता है। और अब तक बहुत से अच्छे मैच हो चुके हैं। मैंने अपनी प्रेडिक्शन में कहा था कि डेनमार्क वर्सेस इंग्लैंड का मैच इंपॉर्टेंट होगा, कि भाई कौन सी टीम ग्रुप टॉप करेगी और कौन सी टीम सेकंड आएगी। अभी तक डेनमार्क इतना कोई अच्छा खेल नहीं सकी, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि भाई जो लास्ट मैच उसका है, अगर वो आउट क्लास करती है, आउट परफॉर्म करती है अपने ओपोनेंट को, तो वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। ये मुझे अब भी लगता है, मुझे अब भी बिलीव है इन पे। और नेदरलैंड वर्सेस फ्रांस का मैच हुआ था, जो ड्रॉ हुआ 0-0। बोरिंग गेम थी। जावी सैमन्स का गोल जो था डिसअलाउ हुआ। उसके बाद एम्बेपे नहीं खेला। एम्बेपे की जो नोज फ्रैक्चर हो गई थी, उसके बाद से बहुत न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी भाई कि निंजा डेटेड वाला उसका मास्क आ रहा है। उस बात पे भी तो मेरे ख्याल में प्रिकॉशंस की वजह से वो नहीं खेला, लेकिन आगे तो वो ऑब्वियसली खेलेगा। ही इज़ दी मेन पार्ट ऑफ द टीम। सो अभी तक के लिए जो मैचेस चल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप्स अभी तक, बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप मैचेस अभी तक हो रहे हैं। और जो बेल्जियम वाला ग्रुप है वो तो फिलहाल कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटिंग हुआ है। तो वी विल सी कि भाई क्या होता है ना, क्या होता है आगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में।